Hello students. So the topics which we are going to discuss today are synchronous condenser, applications of synchronous motor and comparison of synchronous motor and induction motor. So we will study each one of the above topics one by one starting with synchronous condenser. तो हमने अभी तक सिंक्रोनस मोटर में इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन स्टडी किया है। तो आप लास्ट वीडियो को रेफ़र करिए क्योंकि ये उसके कंटिन्यूएशन में है। तो सिंक्रोनस कंडेंसर बेसिकली क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में ये स्टडी किया कि जब हमारा नॉर्मल एक्साइटेशन होता है उस टाइम आपका जो आर्मेचर का करंट है वो मिनिमम होता है और जो करंट है वो यूनिटी पावर फैक्टर पे होता है। ठीक है, अगर हम उस नॉर्मल एक्साइटेशन से करंट फील्ड करंट को इंक्रीज़ करा दें तो उसको हम ओवर एक्साइटेशन कहते हैं। और ओवर एक्साइटेशन में जो आर्मेचर करंट ड्रॉ करता है आपका मोटर वो वैल्यू में तो ज़्यादा करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन पे मिनिमम है, वो जैसे जैसे फील्ड करंट बढ़ रहा है नॉर्मल एक्साइटेशन से तो आई ए की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है और उस टाइम जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग होता है। ये आपको लास्ट लेक्चर से समझ आएगा। और जब हमारा अंडर एक्साइटेशन है तो मतलब जब नॉर्मल एक्साइटेशन से कम है एक्साइटेशन तो उस टाइम भी आपका जो आर्मेचर की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है और उस टाइम जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग होता है। तो बेसिकली जब ओवर एक्साइटेशन होता है तो करंट आपका लीडिंग होता है और लीडिंग करंट आपका कैपेसिटर में होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। कंडेंसर को हम कैपेसिटर भी कहते हैं, कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहते हैं। तो ओवर एक्साइटेशन के केस में जो सिंक्रोनस मोटर है वो लीडिंग पावर फैक्टर पे करंट लेता है और सिंक्रोनस कंडेंसर या कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है। सो यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन दैट अ सिंक्रोनस कंडेंसर क्या चीज़ है, वो एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है विदाउट एनी लोड। कोई उसमें लोड हमने लगाया नहीं है, शाफ्ट पे कुछ भी माउंटेड नहीं है मैकेनिकल लोड। एंड इसका काम सिर्फ पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है क्योंकि ये कैपेसिटर की तरह एक्ट कर रहा है और हमें पता है कि कैपेसिटर से हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं सिस्टम का। तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जो है जिसका यूज़ एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है उसको हम सिंक्रोनस कंडेंसर या सिंक्रोनस कैपेसिटर कहते हैं। ओके, So you can further add that we know that when a synchronous motor is overexcited, it draws armature current at a leading power factor. Okay, और आप ये V कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन में फेज़र डायग्राम भी पूछा गया है तो आप इफेक्ट इन चेंज इन एक्साइटेशन से जो हमने लास्ट लेक्चर में किया वहाँ से ओवर एक्साइटेड वाला केस भी आप यहाँ पे नोट क्वेश्चन में लिख सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि हम कैसे सिस्टम का पावर फैक्टर सिंक्रोनस कंडेंसर से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सिमिलर है जैसे कि हम कैपेसिटर से कर सकते हैं। तो सपोज़ ये 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है या कोई भी आपका लोड है जिसका हमें पावर फैक्टर इम्प्रूव करना है। तो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये करंट सपोज़ IL करंट ड्रॉ कर रहा है सिस्टम से और लैगिंग पे ही होगा ये। और अगर हमने इसका पावर फैक्टर इम्प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, पैरेलल में कैपेसिटर लगा देंगे। कैपेसिटर की जगह हम यहाँ पे सिंक्रोनस कंडेंसर लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए 3 फेज़ सिंक्रोनस मोटर लगा दी जिसको कि हम एज कंडेंसर रन करवाएंगे ओवर एक्साइटेड केस में। तो अब होगा क्या कि मोटर भी आपका करंट ड्रॉ करेगी, IM होगा जो कि, और ये ओवर एक्साइटेड है तो ये सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह एक्ट करेगी या कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगी। ओके, तो अब सपोज सिस्टम का जो वोल्टेज है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का उसका फेज़र मैं ये बना रही हूँ। तो अब IL जो करंट था वो इससे लैगिंग ड्रॉ कर रहा था इंडक्शन मोटर, तो ये आपका IL लैगिंग करंट है। और जो आपका सिंक्रोनस मोटर मैंने पैरेलल में पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए लगाया तो ये भी आपका करंट ड्रॉ करेगा, बट कैसा करंट करेगा, ये
ओवर एक्साइटेड है तो ये लीडिंग होगा। ओके, तो जो आपका आई एम करंट है वो इससे थोड़ा लीडिंग पे होगा। तो दिस इज सपोज योर आई एम करंट। तो नाउ यहाँ पे ये देखिए आप, ये था आपका जो इंडक्शन मोटर करंट ड्रॉ कर रहा था, क्योंकि इंडक्शन मोटर है लैगिंग पे ही होगा और सिंक्रोनस मोटर मेरा लीडिंग करंट ड्रॉ कर रहा था। अब जो यहाँ पे टोटल करंट आएगा, ठीक है, सिस्टम का जो करंट होगा, टोटल करंट दैट विल बी द सम ऑफ इंडक्शन मोटर जितना करंट ले रहा था प्लस सिंक्रोनस मोटर जितना करंट ले रहा था। तो दोनों का मैं सम कर दूंगी, आई आर प्लस आई एम। तो दोनों का फेजर सम पैरेललोग्राम से कर लेते हैं, तो ये आपका टोटल रिजल्टेंट करंट आएगा। तो पहले आप देखिए इंडक्शन मोटर का करंट ज़्यादा लैग कर रहा था, इतना पावर फैक्टर था, और अब रिजल्टेंट करंट जो सिस्टम का बना वो इतना आया, मतलब वो पावर फैक्टर आपका इम्प्रूव हो गया। ठीक है, एंगल जो था अब थीटा डैश, लैग का एंगल जो था वोल्टेज और करंट में, वो पहले अगर कुछ भी नहीं हमने लगाया होता इधर तो इतना लैग करना था, बट आपने मोटर जब लगाया तो टोटल करंट दोनों का सम होने की वजह से अब टोटल जो सिस्टम में ड्रॉ कर रहा था वो उसका एंगल ऑफ लैग कम हो गया, मतलब पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव हो गया। तो आपको ये डायग्राम बनाना है या फेजर डायग्राम बनाइए और साथ में हम थ्योरी लिखेंगे। सो यू कैन राइट डाउन दैट आई एल, ये वाला जो करंट है वो क्या है, इंडक्शन मोटर जो करंट ड्रॉ कर रही है, एंड इट इज़ एट अ लैगिंग पावर फैक्टर, और एंगल हम देख सकते हैं थीटा है, तो पावर फैक्टर कॉस थीटा हो गया। एंड आई एम जो है दैट इज़ द करंट ड्रॉन बाय ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एट लीडिंग पावर फैक्टर पे है, ये आप देख सकते हैं वोल्टेज से लीड कर रहा है। एंड जो दोनों का रिजल्टेंट है दैट इज आई आर इज द रिजल्टेंट करंट, एंड इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ बोथ दीज आई एल एंड आई एम टू करंट्स। एंड आप देख सकते हैं जो रिजल्टेंट है, अब वो जो पावर फैक्टर है वो थीटा डैश पे है, मतलब पावर फैक्टर आपका इम्प्रूव हो चुका है, पहले कॉस थीटा था अब कॉस थीटा डैश हो चुका है। तो उसके बाद आपको लिखना है कि वी कैन सी फ्रॉम द फेजर डायग्राम दैट पावर फैक्टर इज इम्प्रूव फ्रॉम कॉस थीटा टू कॉस थीटा डैश। नाउ लेट्स डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर की एप्लीकेशंस अभी हम डिस्कस कर चुके कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको याद होगा तो हमने वोल्टेज रेगुलेशन स्टडी किया था, और वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि जब भी हम, अगर कोई मान लो जनरेटेड हो रही है वोल्टेज और आगे लोड कनेक्टेड है, तो अगर हम नो लोड पे देखते हैं तो नो लोड के केस में कोई करंट फ्लो नहीं करता लाइन में, ठीक है, क्योंकि ओपन सर्किट है। तो जो वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हुई है, ठीक है, वही हमें यहाँ पे टर्मिनल पे भी अपीयर होगी, क्योंकि बीच में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ है, क्योंकि वोल्टेज जो बीच में कंज्यूम होगी वो आई इंटू जेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब सिस्टम में करंट ही नहीं है तो कोई भी वोल्टेज यहाँ पे कंज्यूम नहीं होगी, तो जो वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो रही है वही यहाँ पे टर्मिनल पे अपीयर होगी। पर अगर हम यहाँ पे लोड लगा देते हैं तो जो वोल्टेज है टर्मिनल पे वो आपको थोड़ी रिड्यूस मिलती है, क्योंकि कुछ जो है बीच में ही कंज्यूम हो जाती है। तो यही जो वोल्टेज डिफरेंस होता है बिटवीन नो लोड वोल्टेज और बिटवीन फुल लोड वोल्टेज जो होता है, ठीक है, अपॉन फुल लोड वोल्टेज, इसको हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं और परसेंटेज में निकाल सकते हैं हम इस तरह से। तो ये तो आप स्टडी कर चुके हैं, बट एक और पॉइंट हमने देखा था कि अगर लोड हमारा कैपेसिटिव है तो उस केस में कई बार वोल्टेज रेगुलेशन आपकी नेगेटिव भी आ जाती है। नेगेटिव का मतलब है कि लोड की वोल्टेज इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वैसे होना क्या चाहिए, होना चाहिए कि आपका लोड पे वोल्टेज आपको कम मिलेगी क्योंकि बीच में कंज्यूम हो जाएगी, पर कैपेसिटिव जो लोड है, ठीक है, वो आपका क्या करता है, क्योंकि कैपेसिटेंस होती है आपके सिस्टम में अगर, तो उसकी वजह से आपका कई बार
जो नो लोड टर्मिनल वोल्टेज है वो इंक्रीज़ हो जाती है, रेगुलेशन आपकी नेगेटिव आ जाती है। इस पॉइंट को आप स्टडी करना, पुराने आपको सिंक्रोनस जनरेटर वाले वोल्टेज रेगुलेशन वाले टॉपिक में ही आपको मिलेगा। तो मतलब कि अगर हम कैपेसिटिव लोड इंट्रोड्यूस करवा दें बीच में, तो हम वोल्टेज रेगुलेशन को इम्प्रूव करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि वोल्टेज रेगुलेशन इंडक्टिव लोड के केस में तो हमेशा ही आपकी पॉजिटिव होगी वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब हमेशा टर्मिनल वोल्टेज जो है वो लेस ही होगी। तो अगर हम वो अनडिज़ायरेबल है, आपको नहीं चाहिए ये, ठीक है, हमें चाहिए कि जो हम जनरेट कर रहे हैं वही हमें टर्मिनल पे भी मिले। तो उसके लिए हम पैरेलल में अगर कैपेसिटिव लोड लगा दें, कैपेसिटेंस लगा दो, या फिर आप यहाँ पे हम सिंक्रोनस कंडेंसर अगर हम लगा दें, तो क्या होगा, ये आपका कैपेसिटिव लोड की तरह एक्ट करेगा और वो वोल्टेज रेगुलेशन को भी कम करने में आपकी मदद करता है, ये डिफरेंस को कम करने में मदद करता है। और अगर बहुत ज़्यादा कैपेसिटिव लोड हो जाए तो किसी पॉइंट पे वो नेगेटिव भी हो जाती है, पर वो भी आपको अनडिज़ायरेबल है, वो भी नहीं चाहिए, हमें जस्ट डिफरेंस को मिनिमाइज़ करना है। तो आप सिंक्रोनस कंडेंसर से वोल्टेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड डू स्टडी दिस कि कैपेसिटिव लोड से नेगेटिव भी हो सकती है वोल्टेज रेगुलेशन, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ऑल्सो कई बार क्या होता है कि सिस्टम का जो लोड है वो बहुत कम होता है, ठीक है, लाइटली लोडेड होता है, या फिर नो लोड कंडीशन में। आपने ये पावर सिस्टम में भी स्टडी किया होगा, फेरेंटी इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो ये अभी फोकस पॉइंट नहीं है, फोकस पॉइंट कुछ और है। तो लाइटली लोडेड कंडीशन में क्या होता है, नो लोड में हमने देखा कि वोल्टेज रेगुलेशन जब नो लोड होता है तो यहाँ पे क्योंकि करंट कम होता है, लाइटली लोडेड में भी करंट कम होगा, नो लोड में तो करंट होगा ही नहीं इधर, तो वोल्टेज रेगुलेशन उस टाइम बहुत आपकी कम होता है। बट कई बार क्या होता है, नो लोड कंडीशन में आपकी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसकी भी अपनी कैपेसिटेंस होती है, ठीक है। तो नो लोड कंडीशन में कैपेसिटेंस भी लाइन की अपनी खुद की कैपेसिटेंस होती है। अब लोड तो जनरली इंडक्टिव होता है, अगर इंडक्टिव लोड कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली जो एंड पे टर्मिनल वोल्टेज आपको मिलती है वो लेस मिलती है। बट अगर लोड नहीं है तो लाइन की जो कैपेसिटेंस है उसकी वजह से टोटल सिस्टम जो है वो ज़्यादा कैपेसिटिव हो जाता है और टर्मिनल की वोल्टेज आपको उस टाइम ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। जो कि हम सिंक्रोनस जनरेटर में भी वैसा हम स्टडी कर चुके हैं कि कैपेसिटिव लोड में वोल्टेज रेगुलेशन कई बार नेगेटिव हो जाती है, मतलब लोड में ज़्यादा हो जाती है। तो अब वो भी अनडिज़ायरेबल है, तो उसको भी हम सिंक्रोनस मोटर से इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि पैरेलल में अगर हमने सिंक्रोनस मोटर लगा दिया, ठीक है, अब अगर इसको हम अंडर एक्साइटेड कर दें, ओके, तो अंडर एक्साइटेड अगर आप इसको कर दोगे सिंक्रोनस मोटर को, ठीक है, तो क्या होगा, ये अंडर एक्साइटेड लैगिंग पावर फैक्टर करता है और एक इंडक्टिव लोड की तरह एक्ट करेगा ये, ओके। और जो नेट सिस्टम आपका कैपेसिटिव हो चुका है नो लोड पे, तो उसको ये बैलेंस आउट कर देगा। मतलब अगेन नो लोड पे क्या हो चुका है फेरेंटी इफेक्ट में, कई बार, हमेशा नहीं होता, कभी कभी कैपेसिटेंस ज़्यादा हो गई और लोड की जो वोल्टेज है वहाँ पे ज़्यादा मिल गया एज़ कम्पेयर टू इधर जो जनरेटेड है, तो उसकी वजह से वो भी अनडिज़ायरेबल है। तो ये एक लैगिंग लोड की तरह एक्ट कर जाता है और उसको बैलेंस आउट कर जाता है। मतलब अगेन जो दोनों में डिफरेंस होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा और ये आपको ऑलमोस्ट जो जनरेटेड है उसके बराबर मिलेगी। तो अगर मान लो आपका इंडक्टिव लोड ज़्यादा है, ठीक है, तो ये हम ओवर एक्साइटेड कर देंगे, मतलब इसको कैपेसिटिव की तरह हम एक्ट करवाएंगे ताकि वोल्टेज रेगुलेशन कम हो जाए। और अगर नो लोड पे ये कैपेसिटिव सिस्टम ज़्यादा हो चुका है तो भी वोल्टेज रेगुलेशन तो होगी, डिफरेंस होगा, बट अब इसमें ये वाला ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस में हम इसको अंडर एक्साइटेड करवाएंगे ताकि ये एक इंडक्टिव लोड की तरह एक्ट करेंगे, तब भी वोल्टेज रेगुलेशन कम होगी। तो बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दोनों केसेस में। So now you can note down the applications of synchronous motor. So first one, as we have discussed, is power factor correction. So over-excited synchronous motors are used for improving the power factor. Second is voltage regulation. तो by varying the field excitation को vary करके
सिंक्रोनस मोटर विच इज़ इंस्टॉल्ड इन पैरेलल विद द लोड सेंटर के पैरेलल में अगर सिंक्रोनस मोटर को हम इंस्टॉल कर दें देन उसकी वोल्टेज रेगुलेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है फील्ड एक्साइटेशन को चेंज करके? देखिए, या तो हम फील्ड एक्साइटेशन को ओवर एक्साइट करवाएंगे या अंडर एक्साइट कराएंगे। तो आप किस केस में क्या करवाएंगे देखते हैं। तो जब इंडक्टिव लोड है, जो कि मोस्टली जो भी सिस्टम का लोड होता है वो इंडक्टिव ही होता है नेचर में, ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन उस टाइम हम जानते हैं पॉजिटिव आती है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज थोड़ी कम आती है। तो उस टाइम अब हमें वोल्टेज रेगुलेशन हमें ऑलमोस्ट हमें बिल्कुल कम चाहिए होती है, जो डिफरेंस है। तो मोटर को ओवर एक्साइट किया जाता है, मतलब मोटर कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। और कैपेसिटर के केस में हम जानते हैं वोल्टेज रेगुलेशन आपकी फिर अगर एक पर्टिकुलर लोड पे नेगेटिव भी हो सकती है। तो मतलब उतना ही हमें इंक्रीज़ करना है कि वोल्टेज रेगुलेशन जस्ट बराबर हो जाए, तो वोल्टेज डिफरेंस को मिनिमाइज़ किया जाता है। और अगर कैपेसिटिव इफ़ेक्ट आ जाता है तो उस टाइम लोड की वोल्टेज बढ़ जाती है। लाइन पे जो वोल्टेज है ये होता है मोस्टली लाइटली लोडेड एंड नो लोड कंडीशंस में, जो वोल्टेज है वो राइज कर जाती है। और इसको हम फेरेंटी इफ़ेक्ट भी कहते हैं पावर सिस्टम में, ठीक है। तो उस टाइम अब क्या होता है, लाइटली लोडेड पे सिस्टम जो है वो मोस्ट बढ़ता क्यों है, क्योंकि वैसे तो डिक्रीज नहीं होता है, क्योंकि कैपेसिटी लाइन की कैपेसिटेंसेस उस टाइम एक्ट करती हैं। और कैपेसिटिव लोड पे हम जानते हैं वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं हमेशा नेगेटिव हो, डिपेंड करता है कितनी कैपेसिटेंस है। तो वोल्टेज रेगुलेशन उस टाइम आपकी नेगेटिव हो गई है। तो अब आपको क्या करना है, मोटर को हम अंडर एक्साइट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अंडर एक्साइटेड जो मोटर है वो एक इंडक्टिव लोड की तरह एक्ट करती है, लैगिंग उसका पावर फैक्टर होता है, तो उससे हम अब वोल्टेज को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोनों इसके बेनिफिट्स हैं। Now other applications are constant speed applications, because as we know that synchronous motor की जो speed है वो load के साथ vary नहीं करती। तो they are well suited for loads where constant speed is required, such as centrifugal pumps, reciprocating compressors, blowers, paper mills, ठीक है। इन सब के बारे में आप गूगल कर सकते हैं to get more information. Next is synchronous motors are used in large sizes बिकॉज इन स्मॉल साइजेस दे आर कॉस्टलियर देन इंडक्शन मोटर। अगर कम साइज़ की मशीन है वहाँ पे इंडक्शन मोटर को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इंडक्शन मोटर चीप पड़ती है। बट लार्ज जो रेटिंग या साइज़ की मशीन है वहाँ पे सिंक्रोनस मोटर को प्रेफर किया जा सकता है। तो दे आर प्रेफर्ड वेयर स्पीड इज़ लेस एंड हाई पावर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा पावर चाहिए बट स्पीड कम चाहिए, उन केसेस में हम सिंक्रोनस मोटर को प्रेफर करते हैं। और ज़्यादातर हम बड़े, जहाँ पे ज़्यादा बड़ी बड़ी मोटर्स चाहिए वहाँ पे सिंक्रोनस मोटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि छोटी जो मोटर्स हैं वो इंडक्शन मोटर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बिकॉज दे आर चीपर एंड ऑल्सो दे आर मोर रगेड एंड देयर मेंटेनेंस इज़ ऑल्सो ईजियर। तो वहाँ पे इंडक्शन मोटर को प्रेफर किया जाता है, बट लार्ज साइजेस में सिंक्रोनस मोटर को किया जाता है। एंड स्पेशली हाई पावर एट लो स्पीड, तो वो जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, कंप्रेसर्स, क्रशर्स, रोलिंग मिल्स, पल्प ग्राइंडर्स, ठीक है। तो you can google all of these to get more information. Now let's study the comparison between three-phase synchronous motor and induction motor. तो सबसे पहला डिफरेंस है कि सिंक्रोनस मोटर डबली एक्साइटेड होता है, वहाँ पे हमें फील्ड में भी डीसी देना पड़ता है। बट इंडक्शन मोटर में सिर्फ आपको स्टेटर में 3-फेज सप्लाई देनी पड़ती है, तो वो सिंगली एक्साइटेड होता है इंडक्शन मोटर, वेयर एज सिंक्रोनस मोटर इज डबली एक्साइटेड। सेकेंड पॉइंट इज सिंक्रोनस मोटर ऑलवेज रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ लोड, वेयर एज इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है वो लोड के साथ वेरी करती है और हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, ठीक है। एक तो कभी भी उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड नहीं हो सकती, और दूसरा पॉइंट अगर लोड चेंज करता है तो उसकी स्पीड भी चेंज करती है, लोड इंक्रीज़ करता है तो स्पीड उसकी डिक्रीज़ करती है। थर्ड पॉइंट है दैट सिंक्रोनस मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, उसको आप डैम्पर वाइंडिंग्स या एक्सटर्नल किसी मोटर से उसको स्टार्ट करवाना पड़ता है, और वेयर एज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंक्रोनस मोटर को बहुत सारे पावर फैक्टर्स पे ऑपरेट करवाया जा सकता है, लैगिंग और लीडिंग पे हमने देख ही चुके हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन, वेयर एज इंडक्शन मोटर जो है वो लैगिंग पावर फैक्टर पे ही ऑपरेट करती है।
नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज़ फॉर पावर फैक्टर करेक्शन, उसको पावर फैक्टर करेक्शन में भी यूज़ करते हैं, एज वेल एज मैकेनिकल लोड के लिए भी यूज़ करते हैं मोटर को। और इंडक्शन मोटर को सिर्फ हम मैकेनिकल लोड्स को ड्राइव करने के लिए यूज़ करते हैं, पावर फैक्टर करेक्शन के लिए नहीं करते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है कि इंडक्शन मोटर जो है दैट इज़ लेस एफिशिएंट, सिंक्रोनस मोटर इज़ मोर एफिशिएंट देन इंडक्शन मोटर। सेम रेटिंग की सिंक्रोनस मोटर ज़्यादा एफिशिएंट होती है, और दूसरी साइड लिखा है इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी लेस होती है सिंक्रोनस मोटर से। और लास्ट पॉइंट है कि सिंक्रोनस मोटर कॉस्टली होती है सेम रेटिंग की, अगर सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर, देन सिंक्रोनस मोटर इज़ कॉस्टलियर वेयर इज इंडक्शन मोटर इज़ चीपर. So these are the main differences between these two motors. So that's it. Thank you.